Welcome everyone to the first episode of the first season of Lords of Lions. आज की कहानी कुछ खास है जिसका रीज़न आपको कुछ ही देर में पता चल जाएगा। कहानी है लेफ्टिनेंट अमित सिंह जी की, जिन्होंने 3 सितंबर 2000 को हमारे देश के लिए सर्वश्रेष्ठ बलिदान दिया। और इस कहानी को ढंग से समझने के लिए हमें कुछ साल पीछे जाना होगा। हमें जाना होगा मई 1999 जम्मू कश्मीर में। एक तरफ पाकिस्तानी सरकार थी जो भारत की सीमा को उल्लंघने में लगी हुई थी, और एक तरफ थे उसी के ऑपोजिट अटल बिहारी जी, जो महीनों से पाकिस्तान से अच्छे रिलेशंस बनाने की कोशिश में लगे हुए थे। It all started when a local shepherd from the border town of Batalik spotted something suspicious. हमें को 6 आदमी नजर आई है, कोई काला रंग का ढेर लगा हुआ था। तो मैंने थोड़ा सा देखा उसमें, तो पत्थर डुल रहा था, बर्फ हट रहा था। He spotted some people who neither looked like people from the Indian Army nor locals. He immediately reported this incident to the Indian Army officers. यहीं से कारगिल वॉर की कहानी शुरू हुई। ना जाने अगर ताशी नमग्याल वो इन्फॉर्मेशन नहीं देते तो इंट्रूडर्स कहाँ तक पहुँच जाते और क्या क्या नहीं कर चुके होते। जो लोग पाकिस्तान से इंडियन बॉर्डर के अंदर आए थे, उनका एम था NH-14, जो कि जम्मू कश्मीर को लद्दाख से कनेक्ट करता है, उसको ब्लॉक कर दिया जाए और कश्मीर को वल्नरेबल बना दिया जाए। यहाँ पे एक और चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है टू शो कि पाकिस्तान कितनी नॉन ऑब्जेक्टिविटी से एक्ट कर रहा था। कुछ ही महीनों पहले फरवरी में प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी पीस टॉक्स इनिशिएट करने पाकिस्तान गए थे। ही वेरी फेमसली सेड, बहुत दिन दुश्मनी होगी, अब कुछ दोस्ती को भी मौका मिलना चाहिए। इस सब के बावजूद पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने अपनी बुजदिली दिखाकर इंडियन टेरिटरी में इंट्रूजन कर दिया। आर्मी ने कई सारे ऑपरेशंस लॉन्च किए, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन सफ़ेद सागर, और जहाज़ों ने सचमुच द्रास में, जहां टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस तक चले जाता है, उस एनवायरनमेंट में लड़के आर्मी का मोटो साबित कर दिया, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। इंडियन आर्मी ने कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे तोलोलिंग हिल, टाइगर हिल और पॉइंट 5140 को रिकैप्चर किया, और देखते ही देखते कुछ ही हफ्तों में, आफ्टर मैनी कैजुअलिटीज ऑन बोथ साइड्स, 26 जुलाई को इंडिया ने ऑफिशियली कारगिल का कंट्रोल रीगेन कर लिया और वॉर जीत ली। बट कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती है। साल था 2000। वॉर के कारण जम्मू कश्मीर में अनरेस्ट काफ़ी हद तक बढ़ चुका था। इंसर्जेंसी इतनी बढ़ गई थी कि उसे कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो रहा था। वॉर में हुई कैजुअलिटीज़ के चलते सोल्जर्स की इतनी कमी हो गई थी कि कई यंग सोल्जर्स की ट्रेनिंग को कट शॉर्ट करके उन्हें पोस्टिंग पे भेज दिया जा रहा था। इंसर्जेंसी को काउंटर करने के लिए ऑपरेशन रक्षक, जो कि 1990 से चलता आ रहा था, उसे फुल फोर्स में जारी करना पड़ा। ऑपरेशन रक्षक अब तक एक्टिव है एंड इज़ वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ऑपरेशंस इन द इंडियन आर्मीज हिस्ट्री। यहीं से लेफ्टिनेंट अमित सिंह की कहानी शुरू होती है। He, after completing his training, was posted to Kupwara in Jammu and Kashmir. अब इस कहानी को आगे ले जाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उन्हीं के पेरेंट्स, मिसेस बिमला सिंह एंड मिस्टर HP सिंह। आज आप सोच रहे होंगे कि हमने अपना पहला पॉडकास्ट लेफ्टिनेंट अमित सिंह की कहानी से ही क्यों शुरुआत की। लेफ्टिनेंट अमित सिंह मेरे खुद के मामू हैं, एक ऐसे इंसान जिनकी कहानियाँ मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ, जिनकी स्मार्टनेस, जिनकी इंटेलिजेंस और जिनकी बहादुरी ने मुझे आज तक इंस्पायर करा है। एंड मैं चाहूँगा कि आज मैं उनकी कहानियाँ आप सबसे भी शेयर कर सकूँ। सो आज हमारे साथ हैं मिसेस बिमला सिंह, लेफ्टिनेंट अमित सिंह की माँ, एंड वो अपने शब्दों में आज आप सबको सुनाना चाहेंगी कि उनकी आंखों के सामने कैसे लेफ्टिनेंट अमित सिंह बड़े हुए, कैसे उनने अपनी ट्रेनिंग करी, कैसे वो ऑपरेशन रक्षक के पार्ट बने, एंड कैसे उन्होंने अपनी ज़िंदगी का अंतिम बलिदान दिया। जी प्लीज़। अमित जब छोटा था तभी से उसकी इच्छा थी, उसमें 2-2.5 साल का था तब से छोटा छोटा झाड़ू के लकड़ी में झंडा बनाना, उसको एक कुर्सी में लगाना, सैल्यूट देना, और आर्मी का ड्रेस जब वो बाज़ार में देखता था तब चाहता था जो मैं ये ड्रेस पहनूंगा, मुझे एक खरीद के दो। तो मैं ये देखती थी कि बचपन से उसमें ये चीज़ उसको बहुत पसंद था। आर्मी को देख के खुश होना, उसकी जो एक्टिविटी थी उसको लगता था जो उसको बेल्ट फोर्स बहुत अच्छा लगता है।
बाद में जब वो तीसरी कक्षा में गया तब वो एनसीसी ज्वाइन किया। तो पूछते थे क्यों एनसीसी, क्या करना, अभी छोटे हो, क्यों जाना? फिर भी वो नहीं, मुझे जाना है, मुझे एनडीए करूँगा, मैं वहाँ जाऊँगा। और तीसरी कक्षा से उसने एनसीसी में, चौथी कक्षा में जब गया, तीसरा पास करने के बाद, तब एनसीसी ज्वाइन कर लिया। और बेंगलोर में वो पढ़ता था, सेंट्रल स्कूल में था। वहाँ एयरफोर्स कैंपस में सेंट्रल स्कूल थी, तो एयरफोर्स वाले कंपनी उसे मिले और वो उसके साथ वो सब चीज़ देख के उसको बहुत इच्छा थी कि मैं भी एनडीए में जाऊं, यानी उस तरह का बेल्ट फोर्स में, आर्मी, एयरफोर्स या नेवी, इस सब की उसकी इच्छा रहती थी जो इसमें जाएं। एक और बात कहनी है, जो एक बार वो एनसीसी में जब 7वीं क्लास में था तो वो वेस्ट शूटर था एनसीसी में अपने ग्रुप में। तो उसे चीफ मिनिस्टर के सामने 26 जनवरी में उसको शूट करके दिखाना था। अब बचपन, स्वभाव के बचपना के कारण सब बच्चे एक साथ ग्रुप में रहते थे। रात को ड्यूटी लगी थी उसकी और उसने क्या किया, जो एक सफ़ेद चादर ओढ़ के और पेड़ पर चढ़ गया और वहाँ से रात को जंप कर गया तो कुछ बच्चे डर गए, भूत भूत करके बच्चे भाग गए। अब वो पकड़े गए क्योंकि वो पेड़ पर चढ़े थे, कूद गए, उनको जो ड्यूटी ऑफिसर था उनको पकड़ लिया। और फिर उसके उस समय एनसीसी का जो ट्रेनिंग दे रहा, अभी भी मुझे नाम याद है, पांडेली सर करके हुआ करते थे, उनके पास ले गया। उन्होंने उन्हें पनिश कर दिया, जो तुम सर्टिफिकेट मिल जाएगा, सब मिल जाएगा तुम्हें, लेकिन तुम चीफ मिनिस्टर के सामने शूट करके नहीं दिखाओगे। वो उनकी सज़ा हो गई और चले आए, उनको भेज दिया गया। अब हुआ ये, जो वो बहुत रोते थे, बचपन स्वभाव था, 7वीं के बच्चे थे, रो रहे थे। हमने कहा चलो तुम्हारे एनसीसी सर को पूछते हैं, क्या अगर वो कुछ कर सकते हैं तो करेंगे। फिर उन्होंने क्या किया, जो एनसीसी सर के पास गई, उनको लेके गए, स्कूल गए। एनसीसी सर बोले नहीं, अगर आप प्रिंसिपल बोल देंगे ना अगर पांडेली साहब को, तब वो मान जाएंगे, उनको कहिए। उस समय सेंट्रल स्कूल हेब्बाल के, बेंगलोर हेब्बाल के प्रिंसिपल रेड्डी साहब हुआ करते थे, उनके पास गई। तब उनको मैं रिक्वेस्ट की, कहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, इसने भूत बन के हमारे स्कूल का नाम खराब किया। जो भी बोलना था एज ए प्रिंसिपल वो बोले। हम चले आए, बच्चा हमारा रोने लगा। फिर मेरे एज ए माँ के नाते मुझे भी आंख में आंसू भर गई, जो बच्चा इतना मेहनत करके किया और बचपना स्वभाव के कारण इसने ऐसे किया, तो इसकी इतनी बड़ी सज़ा दी गई। तो चले आए। अब माँ बेटा रास्ते में आ रहे थे तो मेरे आंख में भी उसने आंसू देखा था। कहा मम्मी डोंट वरी, आपका बेटा ना इंडिया राष्ट्रपथ पर राष्ट्रपति को सलामी देगा, ये मान लीजिए। और उन्होंने ये चीज़, मुझे लगता है, जो उसने एक करके दिखाया। जब वो आईएम में था देहरादून, तब वो आया था दिल्ली में राष्ट्रपथ पर, राष्ट्रपति को सलामी दिया और देहरादून आईएम ने फर्स्ट आया और राष्ट्रपति के हाथ उसको पुरस्कृत, वो लीड कर रहा था अपनी बटालियन को और राष्ट्रपति ने उसको पुरस्कार दिया। राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हुआ, देहरादून आईएम फर्स्ट आया पैरेड में। तो ये उसकी इतनी ये थी, जो मैं करके दिखाऊंगा, और उस चीज़ को उसने कर लिया। यही उस बच्चे में ये थी, जो एक माँ को लगता है, जो हमारा बच्चा कुछ रहता तो और कुछ कर दिखाता देश के लिए और कुछ करता। खेलते खेलते उसने एनसीसी ज्वाइन किया। फिर खेलते खेलते अपना एनडीए का एक दिन ऐसे ही संडे था, मुझे तो कुछ पता नहीं था, और वो गया और एग्ज़ाम दे लिया। उस समय 10 रुपये का फॉर्म मिलता था, अपने भाई बहन में ही सेलेक्ट करके उसने 10 रुपया अपना, 2 रुपया उस बहन से, 3 रुपया उस बहन से लेके 5 रुपया अपना करके उसने फॉर्म लिया और भर दिया। मुझे कुछ पता नहीं, संडे का दिन था, मैं जाता हूँ दोस्तों के साथ खेलने, और उसने एनडीए का एग्ज़ाम दे दिया। एनडीए के एग्ज़ाम देने के बाद भी मुझे पता नहीं चला जो उसने एनडीए का एग्ज़ाम दिया है, क्योंकि वो उस समय 12th पास नहीं किया था, वो 11th में पढ़ रहा था उस समय। यानी 12th का परीक्षा मार्च में आता और उसकी एनडीए सितंबर या जो लास्ट ईयर की होती है उसमें था। तो उसके बाद वो पास कर गया। जब आया रिजल्ट तो प्रेस ब्यूरो से कोई थे हमारे पहचान को बताया, जो अमित ने एग्ज़ाम दिया था एनडीए का, क्या उसने तो पास कर गया है, ऐसे ऐसे उस पूरा
देखा है उसने तो नहीं दिया था। तो बाद में मेरी बड़ी बेटी घर में थी, वो बोली कि नहीं दिया है उसने। फिर वो चली गई प्रेस ब्यूरो, वहाँ गई तो पता चला अमित का नाम उसमें था लिस्ट में। फिर वो आई, बताई तुम पास कर गए। शाम में वो खुद दौड़ा हुआ गया और बताया जो हम एनडीए का रिटर्न एग्ज़ाम पास कर गए। अब समस्या है, उसने तो 12th पास नहीं किया था, न 12th का एग्ज़ाम दिया था। फिर उसका ऐसे जो फिजिकल ट्रेनिंग होता है उसके लिए आ गया कॉल। अब वो कैसे जाता, उस समय उसका 12th का एग्ज़ाम चलना था 2 मार्च से। फिर उसने हम लोगों को जाना पड़ा उसके प्रिंसिपल के पास, और प्रिंसिपल ने हाई कमान से, आर्मी हाई कमान जो था उससे बात किए, जो हमारा ऐसे ब्रिलियंट स्टूडेंट है और वो चाहता है, लेकिन उसने अभी 12th का एग्ज़ाम नहीं दिया। तो उसने उसका फिजिकल जो टेस्ट लेना था उसको आगे बढ़ा दिए। उन्होंने कहा 1 अप्रैल को आ जाए, मार्च में नहीं, जब उसका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए। 31 मार्च को उसका एग्ज़ाम ख़त्म हुआ और वहाँ से उसने मैसूर में, बेंगलोर से रात की ट्रेन वो पकड़े मैसूर जाने के लिए। उसका फिजिकल जो टेस्ट होता है वो मैसूर में रखा गया और वो वहाँ चला, वहाँ से भी उसने पास कर लिया। फिर बेंगलोर में मेडिकल टेस्ट था, वहाँ से भी पास कर गए। सारे चीज़ में वो पास कर गए और उनकी इच्छा ही थी जो मैं एनडीए जाऊँ, वहाँ मैं ट्रेनिंग, वहाँ की ट्रेनिंग तो कष्टदायक होती ही है, लेकिन एक बार भी उसने ये नहीं कहा जो मैं नहीं करूँगा। हमारे भाई थे जो कि हमारे साथ रहते थे, एक बार उससे मिलने पुणे गए। वो पूछा, अरे अमित इतना टफ ट्रेनिंग है, छोड़ दो, हम लोग सक्षम हैं, तुम लोग चलो, तुम इंजीनियरिंग करना, तुम वहाँ एडमिशन, जबकि उसको इंजीनियरिंग में भी हो गया था। लेकिन कहा नहीं, मैं यहाँ अपने मन से आया हूँ, मैं नहीं जाऊँगा, मैं करूँगा। और वो एनडीए की ट्रेनिंग अच्छे से पास किए। हम लोग पास आउट में गए। माहौल तो टफ लगा ही देख के, लेकिन एनडीए का कैंपस पूना में बहुत अच्छा था, देखने में सुंदर, अच्छा। लेकिन वहाँ के बच्चे को जो किसी किसी को मैं देखी, जो उनकी जो पनिशमेंट होती है वो बड़ा कष्टदायक था। एक माँ के नाते मुझे बहुत ख़राब लगा और मैं अमित को पूछी भी जो वो क्या कर रहे हैं। कहा मम्मी सीनियर उसको पनिशमेंट दे रहे हैं। तो वो सीनियर हमारे पास ही बैठा था, बेचारा अमित के साथ का ही था। फिर वो गया और कहा कि हम कहे ऐसा देखेगा, सारे गार्जियन आए हुए हैं, कोई भी अपने बच्चों को नहीं चाहेगा इंडिया में भेजना, इतना टफ ट्रेनिंग है। तो फिर वो लड़का गया और वो छोड़ दिया उन बच्चों को जो पनिश दे रखा था। तो मुझे लगा जो वो बच्चे को इस तरह ठोस, हर लाइन हर जगह रहने वाले बना देते हैं। वहाँ से उनकी वो ट्रेनिंग इंडिया के पास हो गए, उन्होंने आर्मी ऑप्ट किया और आर्मी की ट्रेनिंग देहरादून में लिए। एक चीज़ बताइए, एयरफोर्स, आर्मी और नेवी, इन तीनों के बीच उनको हमेशा आर्मी का क्यों शौक था? क्योंकि उनका वो ड्रेस, उनका वो जो रहने का स्टाइल है, वो उन तीनों में आर्मी उनको ज़्यादा अच्छा लगता था। तीनों चीज़ में उसे लगा आर्मी का जो ढंग है और स्ट्रिक्ट जो रहते हैं वहाँ के लोग, वो सब उनको पसंद था, इसलिए उसने आर्मी चूज किया। और जो उन्होंने तो पास बड़े अच्छे ढंग से किए थे, एनडीए के रिटर्न एग्ज़ाम, इवन सारा चीज़ बढ़िया पास कर गए थे। तो उन्होंने ऑप्ट आर्मी किया क्योंकि उनको लगा जो आर्मी एक, उनमें कुछ ऐसा स्ट्रेंथ, स्मार्टनेस, तीनों बेड्स में उनको आर्मी पसंद था। अब वो उनकी इच्छा थी जो आर्मी पसंद थे, मुझे तो पता ही नहीं था। फिर वो देहरादून में ट्रेनिंग किए और पास हुए। वहाँ से फिर उनको देहरादून में ही पोस्टिंग हुई। हम लोग गए थे पास आउट में, एनडीए के पास आउट में भी गए थे और देहरादून के पास आउट में भी गार्जियन को बुलाया जाता है। हम लोग गए देहरादून यानी IMA जी, और वहाँ हम लोगों ने स्टार लगाया। उनको खुशी का मौका था, लेकिन लगा बेटा आज ऑफिसर बन गया, और उनकी पोस्टिंग देहरादून में ही हुई थी। उसके 2 महीने के बाद उनकी पोस्टिंग ऑपरेशन रक्षक में, कारगिल युद्ध के बाद ये हुआ, क्योंकि उन लोगों को जल्दी, क्योंकि आर्मी की कमी हो गई थी कारगिल युद्ध में। बहुत सारे हमारे जो जवान थे वो शहीद हो गए, बहुत सारे अफसर शहीद हो गए, यंग अफसर सब। तो इसलिए उनको 1 महीना पहले ही पास आउट कर दिया गया था और वो 13 मई को पास आउट हो गए थे। उसके बाद उनको वहाँ भेजा गया ऑपरेशन रक्षक के लिए। वो कुपवारा में पोस्टेड हो गए। वहाँ उन्होंने ऑपरेशन रक्षक के लिए 3 महीना ही वहाँ पर रहे। उसके बाद वो
वहाँ शहीद हो गए। उस दिन इनके डिफेंस ऑफ मिनिस्टर फर्नांडिस वहाँ आए हुए थे। ये छुट्टी पर आने वाले थे, कुछ ट्रेनिंग था करना उनको, इसलिए आना था दिल्ली होके, इसलिए एक दिन दिल्ली में वो रहते। लेकिन हुआ जो जॉन फर्नांडिस उस समय ये मिनिस्टर थे उनके डिफेंस के, तो वो डिफेंस मिनिस्टर थे, वो वहाँ गए थे। क्योंकि ये एक्टिव लड़का थे तो इसलिए इनको भी इनका कमांडिंग ऑफिसर ने रोक रखा था, जो उनसे मिलाएंगे तुमको, तुम अच्छा काम कर रहे हो। वो उनसे मिला। उसके बाद इनको शाबाशी मिली, सब अच्छा लगा, इनको कुछ अवार्ड भी कुछ दिया उनके हाथों से। उसके बाद उसी समय जब ये लोग फर्नांडिस के उड़ने के बाद, रक्षा मंत्री के जाने के बाद चाय के लिए बैठे, उसी समय ऑर्डर आ गया पंचम वन कुब्बारा में कुछ आतंकी आए हुए हैं, उनको ऑपरेशन रक्षक के लिए निकलना है। उस समय चित्तौड़ करके उनका कमांडिंग ऑफिसर था, उन्होंने ऑर्डर दिया और 2 लोग थे, एक इनका सीनियर और एक उनकी बटालियन, उनका जो ग्रुप था वो दूसरे तरफ से चढ़ा और ये नीचे के रास्ते से चढ़े। इन्होंने अपने सिपाही को पोजीशन लिवा दिया और खुद उस समय आने अपना सर्च करने लगे। ये खड़े हुए, क्योंकि उस समय गवर्नमेंट की ऑर्डर थी जो आप कुछ भी गोली चलाओगे तो पूछ के चलाओगे, क्योंकि वहाँ की पब्लिक भी उस जंगल में हो सकते हैं, तो उनको ना हार्म हो। इसलिए इन्होंने जब कॉन किया तो वहाँ पर बहुत सारे आतंकी छुपे हुए, इन्होंने गोली चलाई, क्योंकि इनके जवान सारे पोजीशन ले लिए थे। इन्होंने कहा था, और आर्मी में होता है जो ऑफिसर की बातें ओबे करनी पड़ती है, तो उस सारे पोजीशन से उठे नहीं और इन्होंने गोली चलाई, उधर से गोली चली और कुछ आतंकी, जैसा कहानी सुनने को मिला, हम तो वहाँ पर थे नहीं, जो ऊपर पेड़ पर चढ़े हुए थे तो ऊपर से इनके ऊपर गोली चलाई और AK-47 से उन्होंने गोलियों का बौछार किया, जो कि एक गोली इनके गले में लग गई और गले में लगने से अब ब्लीडिंग काफ़ी हो गई और इनका डेथ हो गया। ऐसा वहाँ के लोगों ने कहानी सुनाया, मैं तो वहाँ पर थी नहीं जो मुझे कुछ पता होता। तो यही उनकी ये हिस्ट्री रही है। और वहाँ पर इन्होंने बहुत सारे गोले बारूद पकड़े, कुछ गैस वगैरह, वो लोग खाना का सामान बना रहे थे, वो सब था उस जगह रखा हुआ, वो सब इनको सिपाहियों ने बाद में सारा चीज़ ले कर के आए, लेकिन ये तो बचे नहीं। वही हुआ, यहाँ से उसी समय डेथ हुआ, लोग उतार के लाए, हॉस्पिटल गए, लेकिन वो थे नहीं, ही वॉज नो मोर। और फिर हम लोगों को खबर आई, मैं उस समय यहाँ थी नहीं, मैं अपनी बड़ी बेटी के पास थी मॉस्को। फिर वहाँ खबर हुआ तो ये नहीं हुआ जो उनका डेथ हो गए, यही बाद में पता चला जो आ जाओ अमित क्यों गोली लग गई है। हम लोग तो उम्मीद में थे, मैं उम्मीद लेते हुए आई जो गोली पैर में गोली लग गई है, तो पैर के कान चलो ठीक होगा, ऊपर तो ठीक है, पैर में गोली लगी है ठीक हो जाएगा। लेकिन जब हम आए तो यहाँ पर तो डेड बॉडी आई हुई थी और कमान में रखा हुआ था, जो कैंट है इन लोगों का दिल्ली में, वहाँ रखा हुआ था। और हमारे आने के बाद फिर तो मुझे उतना ज़्यादा, क्योंकि मेरा एक ही बेटा 2 बेटी था, तो एक होता है एक माँ को जो हमारे बेटे का, लेकिन उसके बाद तो मैं उतना कॉन्शियस नहीं रही। हमारी छोटी बेटी वो उस समय शादीशुदा नहीं थी, हमारे घर को संभाली और हमारे हस्बैंड दोनों मिल के संभाले, और मैं तो बिल्कुल यानी इसमें नहीं थी जो कौन आ रहा है कौन जा रहा है, मुझे कुछ पता नहीं चला। खैर जो हुई सो हुई, लेकिन जब उनकी सारी चीज़ें हुई तो मुझे गर्व हुआ कि मेरा बेटा अच्छा इस लायक था। और जो देखा बाद में, जो आर्मी वाले ने मुझे इज्जत दी, इससे लगा जो मेरा बेटा ने मेरा नाम किया है और एक माँ को इज्जत दिलाया है। मुझे कौन माँ को खुशी होता है बेटा शहीद हो गया, दुख तो है ही, ऐसा नहीं है जो दुख नहीं है। और 1 साल तक मैं ठीक नहीं रही। उसके बाद मेरे धीरे धीरे मेरे हस्बैंड कहे जो कुछ करो। मैं जब उसमें बच्चों को देखती थी, स्कूल के ड्रेस में बच्चों को देखती थी, तब मुझे लगता था कि अमित इसी बच्चे में है। और मैं धीरे धीरे, हमारे हस्बैंड कहे गांव के गवर्नमेंट स्कूल में जाओ, किसी स्कूल में जाओ, बच्चों को किताब कॉपी बांटो, यही सब काम हम अपने विलेज में जाके करने लगे, अपने गांव में। और वहाँ करते करते फिर
थोड़ा सा ये किसी ने कहा जो इसके नाम के लिए इनको मन लगता है कुछ करो। फिर हमारे हस्बैंड ने एक फाउंडेशन की, अमित सिंह मेमोरियल फाउंडेशन की रचना, रजिस्ट्रेशन आने कराया और हम उसमें धीरे धीरे काम छोटा रूप में कभी किसानों के बीच एक जय जवान जय किसान का हमने नारा दिया और उसमें किसानों के बीच कुछ पौधे बांटना, कुछ बीज बांटना, कुछ सीड बांटना, छोटे ग्रुप में बच्चों को किताब कॉपी बांटना, यानी उसके जो पेंशन मुझे आए मैं उसी रूप में खर्च करती गई। बाद में हमारे हस्बैंड ने एक बृहत रूप लिया और 2009 से हमारा एक सेमिनार और उसके शहादत दिवस पर एक छोटा सा किसानों की संगोष्ठी करते हैं और उसमें बीज सीड पौधे को बांटते हैं और उनके बर्थडे पर एक सेमिनार जो भव्य वे में हर एक पूरे इंडिया में होता है और मैं वहीं जगह जगह घूम घूम के ये सेमिनार करती हूँ। उसमें हमारे हस्बैंड का सहयोग, हमारे बच्चे का सहयोग रहता है और हम सब लोग मिलके, इवन हमारे जितने भी वैज्ञानिक हैं, हमारे हस्बैंड के जो यानी स्टाफ थे वो सब मिलके अभी भी सारे हमारे साथ देते हैं। हम लोग उनके बर्थडे में भव्य रूप से एक जय जवान जय किसान का नारा देते हैं और किसानों को इनवाइट करते हैं। वैज्ञानिक और किसान का एक मंच बनाए हैं जिस पर उन दोनों की वार्ता होती है और एक दूसरे कृषि के बारे में बात करते हैं जिससे हमारे देश की उन्नति कैसे हो, क्या हो। हमने ये सोचा कि हमारा बेटा देश के लिए बलिदान दिया और हमें भी कुछ देश के लिए करना है, इसलिए हमने एक अमित सिंह मेमोरियल फाउंडेशन की रचना की। और जहाँ तक उनकी बात है, उनको बचपन से था, हमारे घर में कोई आर्मी नहीं है, न हमारे मैके में है न अमित के परिवार में, यानी हमारे हस्बैंड के परिवार में एक वही निकला जो कि उसके आर्मी में जाने का शौक़ चढ़ा और वो गया और शहीद भी हो गया। ज़्यादा लंबा दिन तक वो आर्मी का साथ नहीं दे सका, अपने देश का साथ नहीं दे सका। वो मुझे उम्मीद थी जो देश के साथ दे के अच्छा नाम करेगा, लेकिन जो होना होता है वही होता है और क्या कहूँगी बस। Thank you. And that was Mrs. Bimla Singh with her heart-wrenching story about how Lieutenant Amit Singh came from no military background but still did everything in his power to come and to serve his country. अब इसके बाद हम सेम मैम से कुछ और सवाल पूछना चाहेंगे जो शायद आपके दिमाग में भी आ रहे हों अभी, एंड चलिए पूछते हैं। हमसे सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जब आपको पता चला कि उनका एनडीए में सिलेक्शन हुआ है तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आया? जब आपको पता चला, आपको पहले तो पता ही नहीं था कि उनका एनडीए हुआ है, पर जब आपको पता चला कि उनका एनडीए में सिलेक्शन हुआ है, वो भी ऑल इंडिया रैंक 18, तब आपको कैसा लगा? आपने क्या खुशी मिली जो हमारा बेटा सेलेक्ट हो गया है, लेकिन था जैसे मेरे मन में दूसरे बच्चे को देखते इंजीनियरिंग में गया, विदेश में गया, वहाँ इंजीनियरिंग कर रहा है ऐसे, तो मैंने उसे कहा जो देखो तुम्हारे गवर्नमेंट की नौकरी होगी। वो कहा कोई नहीं, मैं एनडीए जाऊँगा। इंतज़ार करता था रोज़ दिन पोस्ट का जो आया क्या हमारा लेटर। तो मैं कहती थी इंजीनियरिंग में भी जा सकते हो। उसका नहीं मम्मी, पहले हमें इसका रिजल्ट आना है, हमें इसमें जाना, नहीं होगा तब उसमें जाएंगे इंजीनियरिंग में। तो इस तरह खुशी तो हुई थी। हमारा बेटा इंटेलिजेंट, बिना 12 दिए हुए पहले इसने एग्ज़ाम पास कर लिया और उसके लिए इंतज़ार करना पड़ा जो ये लड़का एग्ज़ाम दे के आएगा, पास करेगा, उसके मार्कशीट से केवल यानी एडमिट कार्ड से इसको एनडीए में मार्कशीट नहीं आया था, एडमिट कार्ड से एनडीए में एडमिशन ले लिया गया और बाद में मार्कशीट आया उसका 12th का एग्ज़ाम देने के। तो मुझे तो खुशी थी 11th में मेरा बेटा यानी एग्ज़ाम देने वाला है 12th का, लोग तैयारी करते हैं, अब मेरा बेटा हंसते हंसते 18 रैंक लाया। तो खुशी तो ही जो इंटेलिजेंट है, लेकिन एनडीए में जा रहा है। इतना नहीं था जो उस समय इसकी उस समय कारगिल वार भी नहीं छिड़ी थी जी। हाँ, बाद में कारगिल वार हुआ तो ठीक है, उसकी इच्छा थी तो हम लोग तो कुछ कर नहीं पाते। तो ठीक है, बच्चों की खुशी में हमारी खुशी थी जो उसको वो अच्छा है, वो लाइन उसे अच्छा लगता है, इसलिए जाओ, जहाँ जाओ वहाँ अच्छा करो, बस यही कहना है। जब उनकी पहली बार कुपवाड़ा में पोस्टिंग हुई, जैसे आपने बताया, जब जम्मू एंड कश्मीर जैसे इलाके में उनकी पोस्टिंग, वो भी कारगिल वॉर के एकदम बाद, तब आपको कैसा लगा?
मुझे लगा जो अपनी ड्यूटी में जा रहा है तो टफ, लेकिन बी केयरफुल और जाओ, ये तुम्हारी ड्यूटी है इसलिए उसे करना है। लगा तो जो वहाँ जाके लड़ाई होगा, आतंकी इतना हल्ला है, न्यूज़ सुनते थे तो लगता था, लेकिन यही हुआ जो भाई उसकी ड्यूटी है, उसको जाना है और उसने ये चॉइस किया है, इसलिए उसे ये काम करना है। इसलिए मैं माँ होते हुए में भी कुछ नहीं, ठीक है, वो तो ड्यूटी है, जाना है उसे, क्योंकि उसने वो चॉइस किया, उसने उसी को किया, आर्मी ज्वाइन किया, तो उसे तो ड्यूटी करना है। जी, इस साल मैं और मेरे कुछ और दोस्त जो हमारे स्कूल में हैं वो सोचे हैं कि हम साथ में मिलकर एनडीए देंगे। अभी हमने भी 12th अपनी ख़त्म नहीं करी है, हम उसी उम्र के होंगे जितने में लेफ्टिनेंट अमित सिंह ने दिया था। तो आपके लिए, हमारे लिए और हमारे ऐसे और भी बच्चे और जो फ्यूचर ऑफिसर्स बनेंगे उनके लिए कोई सजेशन, कोई बात ये जो अच्छी बात है, देना चाहिए। वैसे जिसको जागृति होगी वो उसमें जाएंगे, अच्छी बात है। देश के लिए कुछ करना मेरे मन में ये नहीं है जो नहीं, लेकिन जाना चाहिए। और वो डिपेंड करता है बच्चों पर, जो वो क्या करते हैं, और उनके पेरेंट्स पर। वो तो मैं नहीं कह पाऊंगी, लेकिन एग्ज़ाम देना कोई बुरी बात नहीं है। आप देखिए जो क्या होता है वहाँ, नहीं होता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, इस देखने में हर्ज क्या है। जी, चलिए, थैंक यू। हम चाहेंगे कि हमारे ही जो लोग ये सुनेंगे उनको अगर कभी और इसी तरीके की और इंटरव्यूज़ में सुनना हो, आपसे ही कुछ सवाल हो कभी, तो वो हमसे ज़रूर पूछें और हम अपने ही बेस्ट करेंगे कि हम इनसे और जाके आपके सवाल इन तक पहुंचाएं और आपको जवाब दें। अब उसी के बाद हम आते हैं उन्हीं के पिताश्री और मिसेस बिमला सिंह के पति डॉक्टर HP सिंह की कहानी। और उनने कैसे देखा लेफ्टिनेंट अमित सिंह को बचपन से बड़ा होते हुए एंड फिर शहीद होने के बाद भी अपने देश को सर्व करते हुए। अमित जो थे एक बॉर्न हीरो थे। बचपन से मैंने उन्हें एक बॉर्न हीरो की तरह देखा, जो एक डिटर्मिनेशन करने के बाद उसको अचीव करते थे, उसको प्राप्त करते थे। चाहे वो खेल में हो, कूद में हो, NCC में हो, या फिर अल्टीमेटली जो वो NDA में गए उसमें हो, हर जगह जो उन्होंने सोचा उसको किया। जहाँ तक बात है कि उनकी शहीद होने की बात है, तो जिस दिन ऐसा फ़ोन आया कि अमित जी शहीद हो गए हैं, थोड़ी देर के लिए तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन विश्वास करना पड़ा। विश्वास करने के बाद स्थिति बड़ी नाजुक थी, क्योंकि उनकी माताजी बिमला सिंह मॉस्को में थीं, मैं घर में था, मेरे साथ छोटी बेटी बबीता जी थीं। अब क्या किया जाए, कैसे उनकी माताजी को बताया जाए कि अमित जी शहीद हो गए। ये बड़ा कष्टदायक होता है इसको किसी तरह से खबर करना, लेकिन किया गया, खबर की गई। इस तरह से खबर की गई जैसे कि अभी तक शहीद नहीं हुए हैं, शायद वो शहीद होते बचे हुए हैं, और इस तरह से उनको, उनकी माताजी को बताया गया। और फिर जब माताजी यहाँ पहुँची तब उन्हें पता लगा कि बेटा शहीद हो चुका है। उसके बाद तो वो एक कोमा में चली गई, 6 महीने तक ऑलमोस्ट कोमा में ही रही, न किसी को पहचानना, न किसी से ज़्यादा बात करना। फिर धीरे धीरे ठीक हुई, खास करके जब हमने अमित के नाम से एक फाउंडेशन की स्थापना की, उससे जब वो जुड़ने लगे तो धीरे धीरे लगा कि अमित ही नहीं, मेरा पूरा संसार ही मेरा पुत्र है, जो देश की रक्षा में लगे हुए हैं किसी भी रूप में, या तो ये एक सिपाही के रूप में, या फिर एक सोशल वर्कर के रूप में, या कोई साइंटिस्ट के रूप में। सभी जो हैं हमारे ही बच्चे हैं, तो एक ही बच्चा नहीं है, कितने बच्चे हैं। इस तरह की उनकी फीलिंग आई और धीरे धीरे वो ठीक हो गई। जहाँ तक फाउंडेशन की बात है, बिमला जी ने आपको बताया ही कि फाउंडेशन क्या करती है। तो फाउंडेशन एक परिकल्पना है। ये एक परिकल्पना इस प्रकार की है कि इससे लोगों में एक जागृति लानी है, देश के प्रति जागृति, एक अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयमेंट के प्रति जागृति, पढ़ाई के प्रति जागृति, और अपने हेल्थ के लिए जागृति। एक जागृति है, सोशल वैल्यूज़ के लिए जागृति है।
यही ये फाउंडेशन करती है, जिसका कि डिटेल में आपको बताया गया है। और फिर एक बार जब कुछ हो जाता है तो उसे सहना ही पड़ता है, क्योंकि मैं यही मानता हूँ कि जो सुनिश्चित है वो होगा ही, उसको कोई नहीं टाल सकता है। तो इसलिए हमें प्रेजेंट में रहना पड़ता है, पास्ट और फ्यूचर की चिंता नहीं करनी पड़ती है, और हम प्रेजेंट में ही रहते हैं, और अभी भी हम लोग प्रेजेंट में ही रह रहे हैं। एक वाकया मुझे याद है उस समय का कि बीबीसी के कुछ पत्रकार लोग आ गए थे और फिर उन्होंने मेरा उस समय इंटरव्यू किया था कि 3 सितंबर के बाद, यानी कि 11 या 12 सितंबर, 13 सितंबर के आसपास। तो उसी समय मैंने कहा था, जब उन्होंने पूछा था कि आपको कैसा अनुभव हो रहा है, मैंने यही कहा था कि ये जो अनुभव है ये पूरे विश्व को एक न एक दिन अनुभव कराएगा कि जो टेररिस्ट हैं वो किस तरह से पूरी जो हमारी मानवता है, मानवता को किस तरह से नष्ट कर रहे हैं। उसी दिन पता लगेगा जब बड़े देशों पर कुछ इस प्रकार का होगा। और उसके ठीक अगले साल अमेरिका में बम्बार्डिंग हुई, तब अमेरिका को भी पता लगा कि टेररिज्म से किस तरह से मानवता को नुकसान हो सकता है। आज भारत उससे जूझ रहा है, जूझता ही जा रहा है, और दुनिया में भी धीरे धीरे लोगों को महसूस हो रहा है। लेकिन अब भी जो टेररिज्म के प्रति पूरे विश्व को करना चाहिए, एक साथ जुट होकर नहीं हुए हैं, क्योंकि कोई कहता है अच्छा टेररिज्म, कोई कहता है बुरा टेररिज्म, तो इस तरह की बातें चलती रही है। तो जिस दिन हर मानव को यह एहसास होगा कि टेररिज्म जो है वो मानवता के लिए खतरनाक है, सभी मानव के लिए जो टेररिज्म को बढ़ाते हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो या फिर और कोई देश हो, तो सबको एक दिन पता लगेगा कि अल्टीमेट नुकसान मानवता का ही है, किसी देश का नहीं, बल्कि एक मानवता का सबसे बड़ा टेररिज्म के द्वारा नुकसान है। यही एक संदेश है, इसी संदेश को हमें मानना चाहिए। अच्छा, आपके काफ़ी अच्छे शब्द सुनने के बाद हम कुछ आपसे सवाल पूछना चाहेंगे, जो आई थिंक जो हमारे ऑडियंस होंगे वो भी शायद उनके दिमाग में भी सेम सवाल हो। उनमें से जो सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा वो है कि माताओं की कहानी बहुत बार सुनाई जाती है, मिसेस बिमला सिंह ने भी काफ़ी इंटरव्यूज़ दी हैं, बट उतनी बार एक पिता की तरफ से उनकी कहानी नहीं सुनी जाती। आपको अपना पर्सनली ऐसा क्या लगता है कि एक आपका एक अलग बॉन्ड था लेफ्टिनेंट अमित सिंह के साथ, जो आपको लगता है उतना ज़्यादा कहीं दिखा नहीं पाए हैं आप, जो आप उतना ज़्यादा जिसके बारे में बात नहीं हुई है, जो आप हमें बताना चाहेंगे? ऐसा है कि हमारी संस्कृति में माता का जो स्थान है ऊपर ही रखा गया है। चाहे इस तरह से ऊपर रखा गया है कि माता का अटैचमेंट बच्चों से ज़्यादा होता है देखने में, पिता का भी उतना ही अटैचमेंट होता है, लेकिन उतना दिखाई नहीं देता है। इसलिए हर जगह पर क्या कि जननी ही हमारी माता को हमने जननी कहा है, तो जननी पर हर तरह की बातें जो है पहले जननी को दिया जाता है। हमारे भारतीय संस्कृति में माता को वैसे भी स्थान पिता से ऊपर दिया गया है। इसलिए माताओं को किसी भी शहीद के लिए पहले माताओं को पूछा जाता है, पिता उसके बाद आते हैं। तो आपका कोई पर्सनल जो आप बताना चाहेंगे? जो कोई ऐसा पर्सनल नहीं है। जो अमित बाबू नहीं रहे, शहीद हुए, तो मुझे याद है कि जब उनका पास आउट हो रहा था देहरादून में, तो वहाँ के जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल थे, उन्होंने यही बातचीत की थी कि अब जो है सो आपका लड़का जो है फूड सिक्योरिटी में जा रहा है, नेशनल सिक्योरिटी में जा रहा है। मैंने तब भी कहा था कि सिक्योरिटी जो है सो हर तरह की होती है, केवल बॉर्डर पर लड़ने से सिक्योरिटी नहीं होती है। खाद्यान्न की बात है तो मैं एग्रीकल्चर से आता हूँ, तो फूड की सिक्योरिटी भी बड़ा ज़रूरी है। अगर आर्मी को लड़ना है तो फूड की सिक्योरिटी ज़रूरी है। तो ये मैंने बताया था और उसको उन्होंने महसूस किया था। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि कोई सेना में ही लड़ कर के देश के प्रति अपना आभार व्यक्त करता है, नहीं। अगर हम एक वैज्ञानिक के रूप में भी एक अपने देश के प्रति काम करते हैं, या एक जो सोशल वर्कर है देश के प्रति काम करता है, अपना नहीं सोच करके, अपने बारे में कम सोच करके देश के बारे में सोचता है, तो वह भी एक जो है सो
सिक्योरिटी ही है, जैसे वो सेना में ही रह के काम करना है। तो इस तरह की भावनात्मक, तो इसलिए मैंने कहा ना कि फाउंडेशन एक प्रेरणा है, ये प्रेरणा है। फाउंडेशन एक चलता फिरता कुछ नहीं बल्कि एक प्रेरणा है। यही प्रेरणा है कि देश के प्रति हर जगह से वो देश के प्रति प्रेम होगा। अगर हम अपने इकोनॉमिक कंडीशंस को भी बढ़ाते हैं तो देश के प्रति प्रेम है। अगर हम सोशल इथिक्स एंड वैल्यू को भी अच्छा करते हैं तो भी देश के प्रति प्रेम है। यही जो है सो परिकल्पना हम लोगों ने की जब फाउंडेशन को बनाया था। इसी तरीके के वैल्यूज़ जो लेफ्टिनेंट अमित सिंह को दिए गए थे बचपन से, उसी ने उनको आज एक इस तरह का इंसान बनाया जो अपने देश के लिए अपनी जान तक देने को तैयार थे, जो अपने देश के लिए सबसे ऊंचा बलिदान दिए और जिन्होंने आज तक अपने माता पिता के थ्रू और अपने फैमिली के थ्रू और भी लोगों को सर्व करा। आज की इंटरव्यू हम यहीं पे ख़त्म करना चाहेंगे। थैंक यू डॉक्टर एच.पी. सिंह। थैंक यू। So, that was the episode, guys. आपको सुनने को मिला एक माँ का प्यार और एक पिता का गर्व से भरा संदेश। कई किस्से कहानियों के बीच में छुपे थे कई सारे मैसेजेस। लेफ्टिनेंट अमित सिंह की कहानी सुन के ना जाने कितने लड़के, इंक्लूडिंग मी, इंस्पायर हुए हैं एंड ना जाने कितने और होंगे। इस कहानी को सुनने के बाद हमारे और आपके मन में भी ज़रूर उनके पिता की लाइन आई होगी, लेफ्टिनेंट अमित सिंह वॉज अ बॉर्न हीरो। आशा करते हैं कि हम लेफ्टिनेंट अमित सिंह की कहानी के माध्यम से न सिर्फ आपको एजुकेट कर पाए बल्कि आपको उन इमोशन से भी वाकिफ करा पाए जो एक वीर जवान के शहीद होने के बाद परिवार में साझा होते हैं। Give us your feedback in whichever way possible by liking, commenting, following और subscribing wherever applicable। मिलते हैं आपसे जल्द ही एक नई जगह और एक नई कहानी के साथ। साइनिंग ऑफ, अश्मित एंड चिन्मय।